हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस paper analysis for GKPSC plus 2 lecturer, and today I will be explaining first 60 questions, and there will be two sessions. First session question number 1 to question number 60, then tomorrow question number 61 to question 120. ओके, तो आप अपना पेन, अपनी कॉपी सामने रखें और आप जो ही मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, जो ही मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूंगा, और आप अपने तरीके से लिख के रखो कि आपको कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं, और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है? तो बिफोर आई स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ देयर आर ओनली 5 days लेफ्ट, so don't be panic, so be on to it, inshallah you will crack it. Okay, thank you. ओके डियर, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये 2016 का पेपर है जेके प्लस 2 लेक्चरर का, और यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कहा था कि हम पहले 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है? बट वंस अगेन बिफोर आई स्टार्ट, वन थिंग टू बी बॉर्न इन योर माइंड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। इनफैक्ट हम लोगों ने अच्छे से आपको मेहनत करवाई है, तो बी ऑन टू इट माई डियर। पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये 5 दिन 6 दिन जितने भी डेज बचे हैं ना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लर्क बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है? तो इन 5 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और अपने माइंड को फ्रेश एंड रिलैक्सड मूड में रखो बेटा। अगर आपने टेंशन लिया कि भाई क्या होगा, मुझे सारी मेमोरी वैनिश हो गई एटसेट्रा, मुझे दिमाग में कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट यू, इट इज़ एवरी वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस। ओके माई डियर, आपने जितना भी पढ़ा है 10 महीने 5 महीने 6 महीने आप लगातार पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंड अभी ब्लैंक है। क्या पता आएगा वहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। रिसेंटली मैंने साइकोलॉजी का पेपर देखा, बहुत ही मॉडरेट लेवल का पेपर आया था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आया था। हाँ, जो जेके स्लेट का पैटर्न है ना, उसी हिसाब से क्वेश्चंस क्वेश्चंस आए हैं। 5 तरीके के क्वेश्चंस आए थे, आप भी वो चेक कर सकते हो। लेकिन आई बिलीव अगर आप वो भी साइकोलॉजी का पेपर करोगे, जो एजुकेशन की साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना, उसमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी। ठीक है? तो चलिए बेटा, वंस अगेन माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू माय डियर, एज योर मेंटर, एज योर गाइड। तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। तो ये जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा। हर एक मेहनत कर रहा है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे किसको देना है, किसको नहीं देना है। यू गॉट माई पॉइंट माई डियर? तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर किसी को अपना बेस्ट देना है, एंड यू हैव गेव योर बेस्ट, नाउ रेस्ट इज़ अप टू ऑलमाइटी अल्लाह। ठीक है? किसी को सक्सेस मिलेगी, किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ अभी इतने मौके, बहुत सारे मौके आपको मिलने वाले हैं, बट सक्सेस आपके हाथ में नहीं है बेटा। आपके हाथ में अगर है, वो है योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क, योर कंसिस्टेंसी, इजंट इट माय डियर? बट जो सक्सेस है, मैं ऑलरेडी हमेशा मैं क्लास में ये बताता हूँ कि सक्सेस जो है वो ऊपर वाले की तरफ से है, लेकिन आपकी तरफ से क्या है? आपकी तरफ से डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, जो आप लोगों ने दिखाई है। तो चले बेटा, बिना देर किए हम आपके साथ ये 2016 वाला पेपर शेयर कर रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये साइकोलॉजी में पूछा गया है पहला क्वेश्चन। हालांकि इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जो गलत है, जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो यहां से पहला क्वेश्चन जो है, बिहेवियरिज्म हैड 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप लोग बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हो, वहां पे आप कंडीशनिंग की बात करते हो, रिफ्लेक्सेस की बात करते हो, और ओवरऑल बिहेवियर की बात करते हो। ठीक है? तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी मच रिलेटेड विद द बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो यहां देखो ए ऑप्शन, तो डायरेक्टली जो रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है, अनलर्न बिहेवियर। तो यहां पे आप देख सकते हो तीसरा ऑप्शन जो है यहां पे
unlearned behavior, it is also called a reflexes my dear, human behavior and conditioned response. अगर आप देखो कंडीशनिंग हम बिहेवियरिज्म में पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पता भी नहीं होता ना, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स को देख के आप इसका आंसर सही कर पाते, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन है ना क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका सही ऑप्शन है दैट इज अनलर्नड बिहेवियर, और अनलर्नड बिहेवियर का मतलब है रिफ्लेक्सेस, ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडीशनड रेस्पॉन्स, CS, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। ओके माय डियर, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट स्टेट्स दैट मेंटल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन द पैटर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑलवेज रिमेंबर द स्टेटमेंट, इट इज एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। सो द गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट स्टेट्स दैट मेंटल एक्सपीरियंस डिपेंड्स ऑन द पैटर्निंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अक्सर UGC नेट में भी आता है। इंट्रोस्पेक्शन, जी हाँ बेटा, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, आपको याद है जब मैंने आपको स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाया या फंक्शनलिज्म पढ़ाया, वहां पे मैंने आपको कहा कि वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टूल, विद द हेल्प ऑफ ए मेथड दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। एंड इंट्रो का मतलब है विदिन, स्पेक्शन का मतलब है टू लुक। तो टू लुक विदिन टू लुक विदिन का मतलब है टू लुक इनसाइड, राइट। तो ऑप्शन बी इज वेरी क्लियर, लुकिंग विदिन और लुकिंग इनवर्ड इज द राइट ऑप्शन। आई होप बेटा कि ये सारी चीजें हम अपनी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। पेपर की लेवल मॉडरेट, सिंपल टू मॉडरेट है, कॉम्प्लेक्स हम नहीं बोलेंगे। अभी आपको पता चलेगा बहुत सिंपल पेपर आया था, लेकिन इस बार भी चांसेस इसी तरह का क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल डिफिकल्टी की तरह होने वाली है, ठीक है। इसलिए आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आराम से, विल कूल माइंडेड है, आराम से क्वेश्चंस को पहले देखोगे, देखने के बाद आप अच्छी तरह से मार्क करोगे, ठीक है। ओके, उस पे भी हम बात करेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, साइको एनालिसिस। देखो बेटा, साइको एनालिसिस आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। साइको एनालिसिस एज ए स्कूल, साइको एनालिसिस एज ए मेथड, साइको एनालिसिस एज ए टेक्निक। और जब मैंने साइको एनालिसिस एज ए टेक्निक आपको पढ़ाया, मैंने उसी वक्त आपको बताया कि साइको एनालिसिस एज ए टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट मेंटली रिटार्डेड या मेंटली डिसऑर्डर्ड पेशेंट्स, राइट। तो यहां पे साइको एनालिसिस का जब फोकस है बिहेवियर का, इट इज मेंटल डिसऑर्डर्ड इंडिविजुअल, नॉट एबनॉर्मल इंडिविजुअल। ये याद रखना, ये मेंटल, क्योंकि साइकोलॉजी एज ए स्कूल की बात करेंगे तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, किस तरह एक बच्चा डेवलप होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। एंड इन टर्म्स ऑफ मेथड की बात करेंगे, इट्स अ मेथड बाय विच कैन रिवील अनकॉन्शियस। बट अगर हम बात करेंगे साइको एनालिसिस एज अ टेक्निक, इट इज यूज्ड टू ट्रीट द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर को ही हम कहते हैं बेटा मेंटल डिसऑर्डर्ड इंडिविजुअल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर करेंगे, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ साइको एनालिटिकल पेशेंट्स द फर्स्ट स्टेप इज, वेरी गुड। तो आपको याद होगा ये साइको एनालिसिस वाला जो पोर्शन है ना, ये काउंसलिंग वाला मामला है। काउंसलिंग यानी काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्लाइंट को जानना, और क्लाइंट को हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट नहीं करेंगे। दैट इज वी हैव टू बिल्ड अ वेरी गुड रिलेशन विद द पेशेंट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिशिंग अ रैपो। तो रैपो इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी काउंसलिंग, बट यहां पे साइको एनालिटिकल काउंसलिंग बता रहा है, तो एवरी काउंसलिंग नीड्स फर्स्ट रैपो बिल्डिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज डी ऑप्शन क्लियर। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज टर्म पर्सनैलिटी डिराइव्ड, ओके, इट इज लैटिन। ये तो ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। आपको याद होगा मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साइको एनालिसिस में बताए। वन इज इंस्टिंक्ट, अनदर इज टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, राइट। याद आया? यस। तो उसमें हम ज्यादा अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। साइको एनालिसिस में इट इज द अनकॉन्शियस ड्राइव, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन आएगा। वेरी गुड।
चलिए बेटा, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए भाई, अगर मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करूं, ग्रोथ में शेप, हाइट एंड वेट, इट कैन बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज, साइज मीन्स डेवलपमेंट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल। वेरी गुड, मैंने कुछ प्रिंसिपल्स आपको पढ़ाए थे, प्रॉक्सिमो डिस्टल, राइट। तो फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफ्री इट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन हम बात करेंगे सेफेलो, सेफेलॉन का मतलब है माइंड, सेफेलॉन का मतलब है ब्रेन, सॉरी, कॉर्डल का मतलब है टेल। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो सेफेलोकॉर्डल का मतलब है ना, इट इज फ्रॉम ब्रेन टू द लिम्स। लेकिन इसी तरह और एक डेवलपमेंट है जिसका नाम है प्रॉक्सिमो डिस्टल। द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज बोथ सेफेलोकॉर्डल एज वेल एज प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब क्या है, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बच्चे का ये वाला पोर्शन पहले डेवलप होता है, मिडिल वाला, देन ये पेरिफ्री पे आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल। अगर कभी कभी आएगा सेंट्रल टू पेरिफ्री। गॉट इट? ओके माय डियर, आई होप बेटा यू आर वेरी मच एंजॉइंग। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे, राइट फ्रॉम कंसेप्शन, ओके, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इन अ मदर्स वॉर्म, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। अरे भाई, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी फैक्टर इनटू एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हेरिडिटी फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, ऑल द फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस द मदर्स वॉर्म, जो में फ्यूटस डेवलप होता है तो इट गेट्स डेवलप। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द ऑप्शन इज वेरी ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कंडीशनिंग मीन्स, वेरी गुड, कंडीशनिंग का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ। देखो बेटा, कंडीशनिंग, जो डॉग को जब स्लाइवा आता था दैट वाज द नेचुरल रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग में हमने उसी चीज को मॉडिफाई कराने की कोशिश की। तो कंडीशनिंग मीन्स यहां पे आप मॉडिफिकेशन किस चीज की कर रहे हो, आप नेचुरल रिस्पॉन्स की, यानी यूसीएस की आप कंडीशनिंग करा रहे हो विद कंडीशनिंग, राइट। तो कंडीशनिंग मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो कंडीशनिंग मैंने पढ़ाया, वो सारी चीज़ें, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, वो अच्छा डिलेड कंडीशनिंग, वो सारी चीज़ें याद रखेंगे। उसमें क्वेश्चंस आते हैं साइकोलॉजी में, बैकवर्ड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग आया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर CS, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम CS देते हैं प्लस UCS देते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली यानी कोइंसाइड नहीं होंगे तो इसका मतलब है इट इज कॉल्ड ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग का मतलब क्या है, वी आर कीपिंग हियर अ टाइम गैप बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। अगर CS पहले देंगे उसके बाद UCS देंगे, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडीशनिंग। लेकिन अगर हम पहले UCS देंगे फिर CS देंगे, इट्स कॉल्ड बैकवर्ड कंडीशनिंग। ये दो चीज़ें साइकोलॉजी के पेपर में मैंने देखे, इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन ओवर हियर, दैट इज़ वाई मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की। आई होप बेटा यू आर वेरी मच गेटिंग। लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी इट। ओके ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, who was mainly responsible for the evolution of psychology and who opened the first psychological laboratory in Leipzig। ये वाला क्वेश्चन भी कल साइकोलॉजी वाले पेपर में आया था, जो लास्ट टाइम JKPSC जो 28 को हुआ था, 27 को जो हुआ था। तो लेप्जिग में सबसे पहले किसने साइकोलॉजी लैब बनाई थी, विल्हेल्म वॉन्ड, और उसके साथ उसका अपना स्टूडेंट था ब्रैडफोर्ड टिकनर, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, और डेट भी आया था 1879, कहाँ, लेप्जिग जर्मनी में। ठीक है, यस माय डियर। देखो बेटा, क्लासिकल कंडीशनिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय इनवॉलेंट्री बिहेवियर। इनवॉलेंट्री बिहेवियर का मतलब है जो नेचुरल है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इनवॉलेंट्री बिहेवियर हमेशा क्लासिकल कंडीशनिंग में अनलर्नड होता है, यानी रिफ्लेक्स, क्योंकि डॉग रिफ्लेक्स एक्शन, यू गॉट माई पॉइंट, डॉग पे किस पे फोकस किया था, रिफ्लेक्स एक्शन बेस्ड पे, इजंट इट। अगर इलिसिट हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इट इज द अनलर्नड और इनेट। क्लासिकल कंडीशनिंग द प्रोसेस बाय विच इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज अनलर्नड और इनेट। इनवॉलेंट, अगर ये वॉलेंट्री बिहेवियर होता तो दैट इज लर्न, लेकिन ये इनवॉलेंट्री की बात कर रहा है तो इट इज अनलर्नड और इनेट।
ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्सेस। चलिए भाई ठीक बात है। अगेन क्वेश्चन नंबर 14, पीपल हु हैव एन एक्सेस ऑफ ब्लड। देखो ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ब्लड की बात होगी तो सैंग्विन पर्सनैलिटी। मैंने ये हिपोक्रेट्स की क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाई थी, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोलिक, कॉलरिक पर्सनैलिटी, गो थ्रू इट। तो ब्लड की बात आ रही है। ह्यूमरल सिस्टम, हमारी बॉडी में 4 तरह के ह्यूमरल सिस्टम्स होते हैं, है ना, येलो फ्लूइड, ब्लैक बाइल, फेल्जम, इसी तरह बेस्ड ऑन दिस humeral or based on the fluid, if the blood is in excess, that type of personality is called sanguine personality. Okay, next point, question number 15. According to Carl Jung, introvert personality will have the characteristics, will have, देखो बेटा अगर आपको याद होगा कार्ल योंग ने पर्सनालिटी को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है वो आउटगोइंग है, फ्रेंडली है ना, बट सो फॉर एज इंट्रोवर्ट कंसर्न, दे आर वेरी मच थॉरिटिकल, दे आर वेरी मच सेपरेट, दे आर वेरी मच डिटैच्ड एंड अलूफ। तो दिस इज ए ऑप्शन दैट इज वेरी ट्रू, राइट। अगर मैं ये बी ऑप्शन की बात करूंगा, मूडी, अनस्टेबल, लर्न, ये शील्डन की क्लासिफिकेशन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली जंग को कंसिडर करना है। बहुत सारे मैंने देखा है कोई बोथ एंड बी दे रहा है, बट माय डियर इट इज नॉट बोथ एंड बी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज मोर थॉरिटिकल, डिटैच्ड एंड लूफ। तो ये याद रखना है, इट इज इंट्रोवर्ट, राइट। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। Alport believed that the best way to understand personality was to study an individual and then arrange his unique personality into hierarchy. He divided hierarchy groups into कितने, अगर Alport की बात करेंगे तो he has given 3 types of traits. सबसे पहला आता है cardinal trait, then आता है central trait, then आता है secondary. तो देखो कहाँ कहाँ पे हैं ये, hierarchy में देना है। Cardinal traits are very dominant. After that it is the central, after that least, that is secondary. So it is the option A that is true. Cardinal trait, central trait and secondary trait, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अरे भाई थॉरनडाइक की अगर हम प्राइमरी लॉज की बात करेंगे तो क्या क्या है। प्राइमरी लॉज की बात करेंगे, पहले लॉ ऑफ रेडीनेस है, उसके बाद एक्सरसाइज है, इसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्लियर है, तो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सबऑर्डिनेट लॉज भी दिए हैं, अदर देन दीज लॉज, अगर वहाँ पे कोई और होगा तो वो सबऑर्डिनेट लॉज में आएगा। लेकिन जो प्राइमरी लॉज की बात कर रहा है ना थॉरनडाइक, तो लॉ ऑफ रेडीनेस पहला है जिसका नाम है लॉ ऑफ मोटिवेशन भी, या लॉ ऑफ माइंडसेट भी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ इफेक्ट, पेन एंड प्लेजर, राइट। तो ये तीनों नाम है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द वेरी ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अपील, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में आपको वो स्टेटमेंट बताना है जो करेक्ट नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन आप देखो, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड थ्रू एक्सपीरियंस, वेरी ट्रू। लर्निंग कैन बी ओनली राइट बट नॉट रॉन्ग। पर्सनैलिटी इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग कैन बी सोशली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। एवरी पॉइंट इज वेरी ट्रू एक्सेप्ट द बी। लर्निंग कैन बी नेगेटिव। आपको याद होगा जेबी वाटसन कहता है ना, गिव मी डजन्स ऑफ चिल्ड्रन, आई विल मेक देम डॉक्टर्स, even beggars and thieves. What does it mean? It means that learning can be both positive as well as negative. तो ये बात सही नहीं है, ये कहता है not true, this is not true, learning can be right as well as wrong, right? Okay. चले बेटा दूसरे क्वेश्चन पे, स्टोरी टेलिंग कम्स अंडर व्हाट। नो डाउट स्टोरी टेलिंग जो है इट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक, बट स्टोरी टेलिंग में इट इज द टैट दैट इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टैट इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेटा। समटाइम्स I have seen many videos, they mention it is projective technique. No my dear, ये clearly कहता है, no doubt TAT is projective technique, but all projective techniques are not storytelling, right? समटाइम्स अगर हम REB की बात करेंगे, रोरशाच इंक ब्लॉट टेस्ट, वहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, वहाँ पे कोई हम वैग अनस्ट्रक्चर इवेंट को प्रेजेंट करते हैं जिससे इसका अनकॉन्शियस रिवील होता है। लेकिन टैट में हम ऐसे पिक्चर दिखाते हैं जिसमें वो पिक्चर मतलब स्टोरी टेलिंग अपना स्टोरी उस पर क्रिएट कर रहा है। तो इट इज द टैट दैट इज अ वेरी ट्रू आंसर टू दिस वेरी क्वेश्चन नंबर 19, राइट। ओके माय डियर, नाउ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, आपको मैच करना है मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है थॉरनडाइक
टू फैक्टर थ्योरी है स्पेयरमैन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है थर्स्टन, यूनिट फैक्टर थ्योरी है अल्फ्रेड बिनेट। इसको जब आप अरेंज करोगे ना बेटा तो आपका क्या, देखो मल्टी फैक्टर थ्योरी ए का 3, यहाँ जहाँ पे ए का 3 आएगा वो रखो और बाकी काटो, इन दो में से तो नहीं होगा, इन दो में। अब देखो टू फैक्टर थ्योरी सुपरमैन है, अब बी का 4, अरे भाई बी का 4 ये भी सही है। सी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन, सी का आएगा 2, सी का आएगा, चलिए भाई ए ऑप्शन इसका सही है। इसको अच्छे से देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं बेटा, ठीक है। गुइलफोर्ड्स मॉडल, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुइलफोर्ड्स मॉडल में मैंने आपको कहा था पहले उसने 120 दिए, फिर 150 दिए, फिर 180 दिए। आपको मैंने उसी टाइम बताया अगर 120 होगा, अगर 150 होगा, 180 होगा तो क्या सही आंसर होगा। लेटेस्ट क्या है 150 है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आज आ गया वहाँ पे ज़रूर होगा 180, तो आपका आंसर 180 होना चाहिए। अगर वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा तो तब भी आपको 180 ही देना है, ठीक है। या सॉरी, अगर आपको वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव गया तो ऑल ऑफ द अबव को ही मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हाँ, गुइलफोर्ड के अंदर गुइलफोर्ड के अंदर वो कितनी चीज़ें बता रहा है। गुइलफोर्ड इज ए मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, क्या कहता है, पहले ऑपरेशन है, उसके बाद क्या है, शाबाश, कंटेंट है, उसके बाद प्रोडक्ट है, OCP। पहले क्या आएगा, ऑपरेशन, उसके बाद कंटेंट, इसके बाद प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या क्या है, मैंने वो एक्रोनिम आपको बताया कि CM ने DC के साथ मीटिंग की, वहां जाके मीटिंग की, वो अपने अपने कंपोनेंट्स याद रखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स ऑफ मटेरियल, FSSB। अगर कंटेंट की बात करेंगे, कंटेंट में कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 4, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल। कहाँ पे, फिगरल, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। इट इज द C ऑप्शन दैट इज ट्रू। ये सारी चीजें हमने की है बेटा। हाँ, व्हाट इज ट्रॉमा, सिंपल सर, ट्रॉमा इज ए मेंटल रिटार्डेशन। ट्रॉमा इज ए टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, इट इज नॉट इमोशनल फिजिकल बट इट्स ए मेंटल रिटार्डेशन। बताओ फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन है, हार्वर्ड गार्डनर, वेरी गुड। साइकोलॉजी मीन्स, यस, सोल भी, माइंड भी, बिहेवियर भी, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। चले भाई, स्टूडेंट, यस, ये बिल्कुल सिंपल है। एक स्टूडेंट कंटिन्यूसली फाइट करता है अदर स्टूडेंट्स के साथ, इसको नेवर पे अटेंशन इन द क्लास, नेवर केयर टू डू द होमवर्क इज द रिजल्ट ऑफ, यस, बिहेवियरल प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, एक्सपेरिमेंट विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड, थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लैम्प। ये एक्चुअली स्टेटमेंट दिया है आइजैक ने। किसने, आइजैक ने। कोई ऑप्शन है आइजैक का, सर नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका ऑप्शन है, ठीक है बेटा। तो आइजैक ने ये, आइजैक, इट इज एक्चुअली आइजैक जिसने कहा एक्सपेरिमेंट विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड एंड थ्योरी विदाउट एक्सपेरिमेंट इज लैम्प, स्ट्रांगली बिलीव्ड बाय, इट इज आइजैक, बट सिंस आइजैक इज नॉट द ऑप्शन ओवर हियर, इट इज नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। Who was the father फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल। अरे भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन गलत होगा तो फिर क्या होगा आप लोगों का, इट इज सिगमंड फ्राइड, राइट। चले भाई, शील्डन की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शील्डन, एंडोमॉर्फ हैज अ बिग विजरा, जिसको हमने कहा है विजरोटॉनिक। समझ आ गया, यस। देखो बेटा, ये जो एंडोमॉर्फ्स है, इनका पेट बाहर की ओर होता है, इंटरनल ऑर्गन्स ज़्यादा हाईली डेवलप होते हैं, इनका फेस राउंड होता है, तो इनको विजरोटॉनिक कहते हैं। एक्टोमॉर्फ जो होते हैं ये बहुत जहीन होते हैं, इनको हम कहते हैं सेरिब्रोटॉनिक। लेकिन जो मीजोमॉर्फ होते हैं, वो बॉडीली मस्क्यूलचर होता है, उनको सोमैटोमॉर्फस कहते हैं, सोमैटोटॉनिक। हाँ, विजरोटॉनिक, सेरिब्रोटॉनिक एंड सोमैटोटॉनिक। लेकिन ये कहता है मीजोमॉर्फ पर्सन है स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बोन्स, लेकिन जो एक्टोमॉर्फ्स हैं, दे आर ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर वीक, ठीक है। ओनली मसल्स आर ना, बोथ मसल्स एज वेल एज, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है, यस। ओके, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मीन्स, ये तो माशाल्लाह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम, सेम बॉडी ऑफ फिनोमिना को बहुत देर तक स्टडी करना, इट इज जस्ट लाइक ए केस स्टडी, है ना। तो केस स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी involves study of problems or the same body of phenomena over a period of time, ठीक।
तो ये याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कभी इसका जो दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल, हाँ, कई सारे इवेंट्स को एक ही टाइम पे स्टडी करना। यहाँ पे एक ही सेम बॉडी को रिपीटेडली इन्वॉल्व स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल, राइट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। द इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग, डिफरेंट स्टेज, मल्टी स्टेज, ये वही से बोल रहा है स्टेज यार। अगर समझ में नहीं आया ना तो अपना दिमाग लड़ाओ, स्टेज की बात कर रहा है तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? आई कुड नॉट लिव विदाउट माई मोबाइल फोन, ठीक। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, कैनॉट से। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट स्केल है। ये जो 5 पॉइंट स्केल्स होते हैं ना, लाइक लाइकर्ट स्केल, थर्स्टन स्केल, इनको हम रेटिंग स्केल्स कहते हैं। द अबव स्टेटमेंट रेस्पॉन्स पार्ट ऑफ विच टूल? तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको देखने मिलेगा, एग्री, डिसएग्री, यहाँ कभी कभी आपको लगेगा गुड, वेरी गुड, एवरेज, बिलो, है ना, इसी तरह के स्टेटमेंट 3 पॉइंट स्केल, 5 पॉइंट स्केल, 11 पॉइंट स्केल, तो ये हम रेटिंग स्केल में टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, सैम्पलिंग एरर कैन बी क्लासिफाइड। सैम्पलिंग एरर हमने पढ़ा है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर हो, वो हमने आपको पढ़ा। अगर आपको याद होगा कि जो सैम्पलिंग एरर्स होते हैं, इट मे बी इधर रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। द नल हाइपोथेसिस इज ए ट्रायल हाइपोथेसिस विच इन्वॉल्व्स टाइप ऑफ एरर्स, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, बट इट वाज एक्चुअली ट्रू, हाँ। ओके, तो नल हाइपोथेसिस में कितने एरर्स हैं? यहाँ पे भी इसका 2 सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द रिसर्च इज यूजुअली कैरिड, अगर लेबोरेटरी की बात करें, आंख बंद करके, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ओके, द टूल यूज्ड व्हेन रेस्पोंडेंट्स आर एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड होंगे ना तो इट इज द क्वेश्चननेयर, दैट्स ट्रू आंसर, राइट। डू कॉलेज टीचर्स दीज डेज रीड मोर इंग्लिश और हिंदी? अगर डू आता है ना यहाँ पे, क्या कॉलेज टीचर्स आज के दौर में इंग्लिश या हिंदी बुक्स पढ़ते हैं? ये क्या है? डू से ये ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाता है, इट इज ओपन एंडेड। अगर खाली यहाँ पे आता है कॉलेज टीचर्स नाउअडेज रीड इंग्लिश और हिंदी, तो इट इज क्लोज्ड वन। मगर डू, क्या कॉलेज टीचर्स, इसके लिए इट इज ओपन एंडेड, राइट। तो स्टडिंग 39, स्टडिंग एवरी डे लाइफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस्ड एंड अंडरस्टूड बाय द पार्टिसिपेंट्स। यस, देखो मैंने ऑब्जर्वेशन मेथड आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट आपको बताया। स्टडिंग एवरी डे लाइफ इवेंट इज बाय द पार्टिसिपेंट्स। आप एज ए रिसर्चर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, किनके साथ? पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो इसका मतलब है यू आर ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट्स बीइंग द पार्ट ऑफ दैट वेरी ग्रुप, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 40। A research method for investigating problem in which content of communication, खाली content को पकड़ो, content analysis, right? So this is true, content analysis. Question number 41, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, According to Thomas Henry, which method is nothing but normal working of the human mind? ह्यूमन माइंड का एक बेहतरीन नुस्खा ये है कि जब ह्यूमन माइंड किसी चीज़ को पढ़ता है, इसको रिपीट करने की आदत होती है, यानी इट रिकैप्चुलेट्स, तो इट इज़ द रेप्लिकेशन दैट इज़ द ट्रू। क्वेश्चन नंबर 42, हु डिफाइंस, देखो ये डेफिनेशन 1000 बार आ चुकी है, कार्लिंगर साहब ने दी है कि सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। यस, तो ये क्वेश्चन नंबर 43 भी आपको आना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर कुछ भी नहीं आएगा, हिस्टोरिकल में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हिस्टोरिकल में स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सी का 1। अब देखो सी का 1 यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सॉरी, हाँ सी का 1 है ना, हाँ सी का 1 एक ही ऑप्शन है, सी का 1। एक एम्पिरिकल रिसर्च में ऑब्जर्विंग द फैक्ट्स,
ओके, इट इज़ ए ऑप्शन। लाइब्रेरी में आप फोकस करते हो डन लाइब्रेरी सिचुएशंस, ठीक है। सोशल रिसर्च में हम ह्यूमन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। तो इट इज़ सिंपल यार, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा बट स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि गलत होने का चांस ही नहीं बनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, द रिसर्चर दैट एम्स एट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स इवेंट्स फिनोमिना। अगर बेटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये तो आप पढ़ सकते हो ना डिस्क्राइबिंग, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ना, यहाँ पे भी डिस्क्राइबिंग है, यहाँ पे भी डिस्क्राइबिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को गलत करने का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक। चले बेटा क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। एजुकेशनल रिसर्च विल इम्प्रूव एंड बोथ स्टूडेंट एंड टीचर विल लर्न, जाहिर सी बात है। 46, इन अ रिसर्च स्टडी द मैनिपुलेटेड वेरिएबल, ओ माय गॉड, इंडिपेंडेंट, जिसको मेजर करेंगे वो डिपेंडेंट है, जिसको मैनिपुलेट करेंगे वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और द वेरिएबल जो हम मेजर करेंगे दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये तो 1000 बार हम लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, द हाइपोथेसिस विच टिपिकली स्टेटेड, नो डिफरेंस का मतलब है नहीं, नहीं का मतलब नल, वेरी गुड, इट इज नल हाइपोथेसिस। द फॉलोइंग स्टेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जब डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शनल, जब डायरेक्शन नहीं होगी तो नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल अगर होगा तो वन टेलर्ड, नॉन डायरेक्शनल होगा तो टू टेलर्ड, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग। देखो, यूज ऑफ सैंपल इन स्टेट ऑफ होल पॉपुलेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल, इट टेक्स मोर टाइम। देखो सैम्पलिंग में इट डू नॉट टेक मच टाइम, ये गलत है। हाईली एक्सपेंसिव, ये भी गलत है। रिसर्च कैन कीप हाई प्रो, नो नो नो। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, लग रहा है कि सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, ताकि पॉपुलेशन से ज़्यादा अगर हम सैंपल पढ़ेंगे इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, है ना। The most popular technique that indicates relationship of one variable with another variable, it is correlation coefficient. Coefficient correlation is not a term, it is correlation coefficient. Okay dear, okay dear, okay dear. चले, each angle और slice, जब slice की बात आती है ना बेटे तो पिज़्ज़ा की याद आती है ना, तो पिज़्ज़ा की याद आती है। पिज़्ज़ा आप स्क्वायर होता है, पिज़्ज़ा क्या ट्रायंगल शेप होता है, तो सर्कल में होता है ना, तो पाई चार्ट। आप बात समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलिए, तो ईच एंगल आर स्लाइस प्रोपोर्शनल टू दिस परसेंटेज ऑफ द होल एंड इट शुड बी लेबल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द होल, इट्स पाई चार्ट। द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन, याद रखें, मोस्ट पॉपुलर अगर होगा तो मीन आएगा, लेकिन ये ऑकर कहता है जो सबसे ज्यादा ऑकरिंग फिनोमिना है, दैट इज मोड 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 एंड मोड, याद रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, मैंने रेंज आपको क्या पढ़ाया था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, है ना, तो इसलिए रेंज आएगा बिटवा। तो द डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेंज। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज इट इज बेल शेप्ड कर्व, इस तरह ये बेल शेप्ड कर्व है, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च मीन्स, हाँ ये तो आपका खुद का क्वेश्चन है बेटा, तो गलत नहीं होना चाहिए। इट हेल्प्स एजुकेटर्स अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स और इश्यूज थ्रू द accumulation of knowledge. It can assist educators to improve practice. It provides valuable conceptual writing and presenting skills for students. मुझे लगता है एक भी ऑप्शन गड़बड़ वाला नहीं है, तो सारे के सारे आंसर्स फेवर कर रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च के रिलेटेड, राइट। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। ओ सॉरी, यस यस, क्या है, हाइपोथेसिस मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो कितने प्यार से, कितने आराम से और कितने बेहतरीन तरीके से मैंने क्राइटेरिया ऑफ हाइपोथेसिस आपको पढ़ाया। तो इट मस्ट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड, यस ऑफ कोर्स, इट मस्ट नॉट कंट्राडिक्ट, यस ऑफ कोर्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, राइट।
चलिए बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। डेटा कोडिंग इन ट्रांसलेटिंग आंसर्स इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज। या न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो डेटा कोडिंग इन ट्रांसलेटिंग आंसर्स इनटू, जो हम OMR बेस्ड पे करते हैं वहाँ पे दोनों चीज़ें होती है, कोड बुकिंग भी और कोड शीट एंड कंप्यूटर। कोड बुक, कोड A&C इसका सही आंसर है बेटा। यस, इसका सही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। क्वेश्चनायर इज यूज्ड एज टूल व्हेन। स्टेटमेंट क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चनायर हम तब यूज करते हैं जब हमारी पॉपुलेशन सैंपल ज्यादा है, ये ट्रू है। कॉस्ट हैज टू बी केप्ट हाई, नो, गड़बड़ लग रहा है। लार्ज ग्रुप्स में विच आर लाइकली टू हैव हाई रेस्पॉन्स रेट, ये भी सही है। मॉडरेट रेस्पॉन्स रेट इज कंसिडर्ड, ये भी सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? 1, 3 एंड I वी आर करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका मतलब है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको कभी गलत हो सकता है सर? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रिसर्च के मेथड्स अगर हमको नहीं आएंगे तो फिर हमें क्या आएगा? सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या आएगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, तो दूसरे नंबर पे 2। उसके बाद हमें क्या करना है? रिव्यू लिटरेचर किस नंबर पे आएगा? 3। फिर उसके बाद हमें करना है हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, तो आएगा 1। हाइपोथेसिस के बाद कलेक्ट करना है डेटा, तो क्या करना है? डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का बाद उसको एनालाइज करना है, तो आएगा 6। उसके बाद आपको करना है रिपोर्ट बनाना है, दैट इज 5। 2, 3, 1, 4, 6, 5, 2, 3, 1, 4, 6, 5, इट इज द बी ऑप्शन, दैट इज ट्रू। आई होप बेटा ये 60 क्वेश्चन जो हमने किए बहुत ही बढ़िया आपको लगा, बहुत ही एंजॉय आप लोगों ने किया होगा। तो अपने कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ कि कितने बच्चे इस क्लास में हैं जिनको 60 आउट ऑफ 60 स्कोर आया, एंड आई विल सल्यूट देम। Okay, so wish you all the best my dear. Once again keep your mind fresh, be relaxed, inshallah you will do your best, okay, and more importantly believe in yourself, okay. Thank you so much, may Allah bless you and may Allah give you success, okay. Thank you, fi amanillah.